नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। हम सुन रहे थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की कहानी ब्राह्मण की बेटी। तो चलिए कहानी आगे बढ़ाती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले सभी से निवेदन करना चाहूँगी, मेरे द्वारा बोली हुई कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जगधात्री बोली, मौसी अकेले मेरे चाहने से क्या होता है। लड़की का बाप भी पूरी बात सुनने का धीरज न दिखाई हुई रासमणी बीच में बोल उठी। लड़की का बाप क्यों नहीं मानेगा? जब उसका विवाह हुआ था तो उसके पास कौन सी संपत्ति थी? फिर तुम्हारे घर में अरुण का आना जाना, पूरा पूरा दिन डटे रहना, सुना है कि हुक्का पानी भी चलता है। जवान लड़की के घर में रहते ये लक्षण अच्छे नहीं। अच्छा घर भर मिल जाए पर देर करना समझदारी नहीं। सोच कर देखो, तुम्हारी छोटी बुआ गुलाबी सारी आयु कुंवारी ही रह गई। तेरे बाप की दोनों बड़ी और मझली कुंवारी रह गई। तेरे माँ बाप ही काशी जाकर न रहने लगते तो तुम्हारा विवाह कहाँ से होना था? काशीवास करती समधिन कि ज्यों ही सही वर मिल गए त्यों ही इसने तुम्हारे हाथ पीले कर दिए। बीच में कोई टांग न अड़ाए यह सोचकर उसने किसी को कानों कान खबर नहीं होने दी। अब मानती है या नहीं? उसने अच्छा किया, नहीं तो कौन जाने विवाह होता या न। अब तो ज़्यादा सोच विचार मत करना, जल्दी से लड़की को उसके ससुराल पहुंचा दे। इसके बाद नातिन से बोली, चल बेटी चल, देर हो गई। जगधाती और अधिक कहने के लिए अब मेरे पास समय नहीं है, किंतु फिर भी तुम्हें सावधान करना अपना कर्तव्य समझती हूँ। देख, खींचतान से ज़्यादा मेल जोल बढ़ाने, लड़की के साथ उसका हंसी मजाक करने देने का परिणाम सुखद नहीं होगा। गांव में बात फैल गई तो लड़का मिलना कठिन हो जाएगा। यह तो तुम भली प्रकार जानती हो कि लोगों को दूसरे के घर को फूंक कर तमाशा देखना बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार बड़बड़ाती हुई रासमणी नातिन को आगे करके जा रही थी कि जगधात्री ने उसे रुकने के लिए आवाज़ दी और बोली, कटोरी भर बैगन लौकी आए हैं, 2-4 लेती जाओ। जरा रुक, मैं भीतर से लाती हूँ। जगधात्री के भीतर जाने पर रासमणी बोल उठी, अच्छा अभी से बैगन आने लगे? नातिन की ओर उन्मुख होकर रासमणी बोली, अरे खंबे की तरह स्थिर खड़ी है, भाग के जा और बैगन लेके आ। अच्छा तब तक मैं धीरे धीरे चलती हूँ, जल्दी से लौट के आ। ठाकुर घर से बाहर निकली। जगधाती दलान में बैठकर कुछ सीने परोड़ने में व्यस्त लड़की को कुछ देर तक देखती रही और फिर बोली, बिटिया सवेरे सवेरे ये क्या सिल रही हो? दोपहर चढ़ाई है, समय की सूत है भी नहीं। कब नहाओगी धोओगी, पूजा पाठ करोगी और फिर कब खाओगी पियोगी? अभी परसों तो तुमने रोग निवृत्त होने पर खाना प्रारंभ किया है। इतना अधिक श्रम करोगी तो दोबारा ज्वर से पीड़ित हो सकती हो। धागे को दांत से काटते हुए संध्या बोली, माँ अभी बाबूजी तो आए नहीं। जानती हूँ मुफ्त में लोगों का इलाज करने वाले तेरे बापू को समय को तथा अपने खाने पीने का ध्यान ही कहाँ रहता है। तुम्हारा साथ देने को तो मैं हूँ। तुम्हें बाबूजी की प्रतीक्षा में भूख मरने की कोई आवश्यकता नहीं। बिना उत्तर दिए संध्या पूर्वत काम करने लगी। चिंतित माँ ने पूछा, क्या सी रही है? कुछ बता तो। अच्छिंदा से स्पष्ट स्वर में संध्या बोली, कुछ नहीं, केवल 2 बटन टाँक रही थी। पता है, पिता की चिंता करने वाली बेटी जो ठहरी, इसीलिए मैं अपनी धोती की बात ही नहीं करती। पिता की किस कमीज का बटन टूट गया, किस धोती का पल्लू फट गया और किस कपड़े में दाग लग गया है तथा कौन सा जूता गंदा हो गया है, इन सब की चिंता जितनी तू करती है वैसी तो शायद किसी दूसरी लड़की का मिलना दुर्लभ ही होगा। किंतु मैं पूछती हूँ कि अपनी बाबूजी को देखभाल के अलावा तुझे और कुछ करने को है या नहीं? हंसती हुई संध्या बोली,
माँ, बाबू तो इन सब त्रुटियों की ओर ध्यान ही नहीं दे पाते। ध्यान तो तब दे जब उन्हें लोगों का मुफ्त इलाज करने से फुर्सत मिले। अच्छा, यह बता कि क्या दूल्हे की पत्नी और पुत्री चली गई हैं? माँ, क्या उन्हें यह मोहल्ला छोड़कर जाना नहीं था? किस समय गई? क्या लोगों को छूकर और उनकी जाति, धर्म आदि बिगाड़ कर गई या नहीं? अरे, क्या तू उठेगी नहीं जो फिर से सीने परोने में जुट गई है? माँ, तुम चलो, मैं आती हूँ। इस बीमारी में भी तुम्हें जो ठीक लगे वही कर। बेटी, मैं तो तुम्हें और तुम्हारे बाबूजी को कुछ कहना बेकार ही समझती हूँ। मैं तो इस घर से तंग आ चुकी हूँ और सास के पास काशी जाने की सोच रही हूँ। क्रोध से भरी जगदात्री यह कहती हुई पीतल के कलश को उठाकर पीछे के तालाब से पानी भरने चल दी। सिर झुकाकर संध्या हल्का सा मुस्कुरा दी। माँ की बात का उसने उत्तर ही नहीं दिया। उसकी सिलाई समाप्त हो चुकी थी, अतः वह सुई धागा आदि समेट किसी डिब्बे में रख रही थी कि उसे पिता के आने का पता चला। घर में प्रवेश करते प्रियनाथ के एक हाथ में दवाई का बक्सा और दूसरे हाथ में होम्योपैथिक दवाई से संबंधित पुस्तकें हैं। घर में घुसते ही वह उच्च स्वर में बोले, बेटी, जरा दवाई के बक्से को थामना। क्या करूं, क्या ना करूं समझ में नहीं आता। मेरी तो जान ही मुसीबत में फंसी है। झटपट उठ खड़ी हुई संध्या ने पिता के हाथ से पुस्तकें लेकर एक ओर रख दी। बरामदे में पहले से बिछी चारपाई पर अपने पिता को बिठा दिया और पंखे से हवा करने लगी। पिता ने स्वस्थ हो जाने पर वह बोली, बाबूजी, आज इतना देर क्यों लगा दी? देर क्या कहती हो? मुझे तो नहाने धोने के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती। जिस रोगी के पास नहीं जाता वही नाराज हो जाता है। असल में रोगी का विश्वास है कि प्रियनाथ की औषधि से ही उनका रोग निर्वित हो सकता है। यह विश्वास भले ही सच्चा हो अथवा झूठा, किंतु है तो सही। फिर प्रियनाथ मुखर्जी तो एक है, 4-6 तो नहीं, जो सबके पास एक साथ जा सके। मैं अपने रोगियों से नंद मित्ता के पास जाने को कहता हूँ। भले ही वह निपुण न हो तो भी प्रैक्टिस करता है, किंतु सबका एक ही उत्तर होता है, मुखर्जी, धनवंतरी को छोड़कर किसी दूसरे के पास भला कौन जाए। अब मैं उन्हें भला क्या कह सकता हूँ। मज़े की बात यह है कि नुस्खे को भी कोई रोगी याद नहीं करता। प्रतिदिन मुझे सभी रोगियों के लिए बार बार सिर खपाना पड़ता है। नुस्खे को याद रखना भी तो आसान नहीं होता, अन्यथा सभी लोग डॉक्टर न बन जाते। संध्या बोली, बाबूजी, सब ठीक है, अब कोट कमीज उतारकर सहज हो जाइए। उतारता हूँ बेटी, पहले आज की बात तो सुनो। पट्टी ने बिना सोचे समझे रोगी को पल्स टीला दे डाला। प्रैक्टिस करने पर भी पट्टे ने इस दवाई के प्रभाव के बारे में विचार नहीं किया। रोगी को मुझे संभालना पड़ा। अब पुस्तक देखकर तो इलाज नहीं किया जाता, कुछ कंठस्थ भी किया जाता है, कुछ बुद्धि और कुछ अनुभव से भी काम लिया जाता है। संध्या बेटी, जरा पुस्तक खोल, मैं तुझे पल्स टीला के संबंध में लिखा पढ़कर सुनाता हूँ। बाबूजी, आपको सबक कंठस्थ है, पुस्तक खोलकर देखने की क्या आवश्यकता है? आपके खा पी लेने के बाद ही मैं आपसे बात करूँगी। कंठस्थ होने की तो ठिकत है, फिक भी पुस्तक दिखा तो सही। नहीं, बहुत देर हो गई है, पहले तेल मालिश करा लो, नहीं तो माँ आकर बिगड़ेगी। कहकर संध्या ने उचक कर देखा कि माँ नहाकर आ तो नहीं रही है। इसके बाद पिता ने मना करने पर भी वह प्याली में तेल लेकर उनके पैरों में लगाने लगी। अपनी धुन में खोए मुखर्जी बाले, बेटी जरा रुक जाती तो पुस्तक देख लेता। वह बूढ़ा, संध्या देख लेना, वह हरगिज नहीं बचेगा और फिर मैं हरामजादे प्राण के जेल भिजवा कर रहूँगा। उस साले का काम ही मेरे रोगियों को बहकाना है। 5 के चाचा को मैंने सोच समझकर औषधि दी है
और मेरे पीछे प्राण उसके पास पहुंचकर उससे बोला, देखूं क्या औषधि दी है प्राणनाथ ने। संध्या ने क्रुद्ध होकर पूछा, फिर क्या हुआ? प्रियनाथ अत्यंत उत्तेजित स्वर में बोले, साला पाजी हरामी गधा, मेरी दी दवा को गटागट पीकर बोला, यह दवा थोड़े ही है, यह तो पानी है, इससे रोग थोड़े मिटता है। अब मैं तुम्हें दवा देता हूँ, प्रियनाथ पीकर दिखाए। असल में उसने रोगी को कैस्टर ऑयल दे दिया था। रोगी ने मुझे ललकारा, आप प्राण की दवा पीकर तो दिखाओ। घबराई हुई संध्या पूछी, कहीं आपने दवा पी तो नहीं ली? नहीं बेटी, नहीं, किंतु इस प्राण के कारण दोपहर तक भटकता रहा, किंतु एक भी रोगी मेरे पास नहीं भटका। मैं इस साले पर अवश्य मुकदमा ठोकूंगा। क्रोध और दुख के कारण संध्या की आंखें गीली हो गई। वह अपने भोले भाले पिता को इस संसार के अघातों, उत्पातों और उपद्रव से बचाना चाहती थी। अतः वह कोमल, मधुर और शांत स्वर में बोली, बाबूजी, यदि रोगी आपकी दवा नहीं लेना चाहते तो आपको इस गर्मी में गली गली भटकने फिरने की क्या आवश्यकता है? क्या आपको मालूम नहीं कि आपके घर पर न होने के कारण घर में कितने रोगी निराग लौट जाते हैं? संध्या के इस कथन में 1% भी सत्य नहीं था। गांव के दीन दुखी घर पर दवा लेने आते हैं तो संध्या के पास ही आते हैं। उन्हें शायद प्रियनाथ के डॉक्टर होने की जानकारी ही नहीं होती। हाँ, यह बात अलग है कि संध्या द्वारा दी गई दवाई अचूक सिद्ध होती है। सुनने में तो यहाँ तक आया कि रोगी प्रियनाथ के घर पर न होने की पक्की जानकारी के बाद ही संध्या के पास आते हैं, किंतु पिता की प्रसन्नता के लिए उसे मिथ्या भाषण में कोई संकोच नहीं। प्रियनाथ ने संध्या के कथन को सत्य मान लिया और परेशान होकर बोले, हाँ, निराश लौट गए? कौन थे वे? क्या नाम था उनका? किस समय आए थे और किधर चले गए? क्या तुमने उन लोगों के उनका नाम धाम पूछा? अपने को लज्जित अनुभव करती हुई संध्या बोली, बाबूजी, हमें किसी से उनका नाम धाम पूछने की क्या आवश्यकता है? जिसे गरज हो वह लौट कर आएगा। तुम लोगों की इसी मूर्खता से तो मैं परेशान हो गया हूँ। यदि उनका नाम धाम पूछ लिया होता तो तुम लोगों की क्या हानि हो जाती? मैं अभी उनके पास पहुँच कर जाता। मेरी दवा की एक ही खुराक से उनका रोग दूर हो जाता। तेल मलने में लगी संध्या कुछ न बोली। प्रियनाथ ने पूछा, क्या वे फिर किसी समय आने के लिए कह गए हैं? शायद शाम को आए। शायद तुम अपनी गलती नहीं मानोगी। मान लो बेचारे किसी कारण न आ सके और फिर बिपिन के हत्थे चढ़ गए। बदमाश पाजी, प्राण भी तो मेरे रोगियों को फंसाने में गला रहा है। कहीं इन दोनों को तो टोह नहीं लग गई? मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा है। क्या घर में मुट्ठी भर चना चबेना नहीं है? उन रोगियों को खाने को देकर रोक लिया होता। जब तक मैं स्पर्श निर्देश ना दूं, किसी को तब तक कुछ सोचता ही नहीं। कोई अपनी बुद्धि से काम लेता ही नहीं। अरे, कौन झाँक रहा है? भीतर चले आओ भाई। अरे राममय, यह क्या तुम तो लंगड़ा रहे हो? प्रियनाथ ने स्नेह और सम्मान से प्रभावित एक अधेड़ आयु का किसान भीतर आंगन में आ उपस्थित हुआ। वह बड़ी बेपरवाही से बोसा, डॉक्टर साहब, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। तुम अपने लड़खड़ाने को कुछ होना नहीं समझते? संध्या तेल मलना छोड़, यह अनिर्का का केस है। राममय, तुम्हें रोग की गंभीरता को समझना चाहिए। प्रियनाथ के पांव दिखाने के आदेश पर राममय ने करुण दृष्टि से संध्या की ओर देखते हुए कहा, दीदी कल गिर गया था और पैर में मोच आ गई थी। संध्या की ओर देखकर प्रियनाथ बोले, मैंने पहली दृष्टि में बता नहीं दिया था कि यह अनिर्का का मामला है। अच्छा भाई, बताओ कि तुम गिरे कैसे? दरवाजे के पास से पतनाले के ऊपर वाले तख्ते को लड़कों ने हटा दिया था। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। अनमना सा उसमें गिर पड़ा और मोच आ गई। प्रियनाथ,
अनमना शब्द को मानव स्वभाव का अंग बताकर उसकी शास्त्रीय व्याख्या करने में जुट गया और फिर पूछा, इसके बाद क्या हुआ? महाराज, फिर क्या होना था? उसी समय से दर्द से बुरी तरह कहरा रहा हूँ। धरती पर पैर नहीं रखा जा रहा है। संध्या बोली, बाबूजी, बहुत देर हो गई है, रोगी को अनिर्का देकर चलता करो। प्रियनाथ बोले, संध्या बेटी, धीरज रच, केस पूरी तरह समझने तो दे। नुक्सा निश्चिंत करना क्या, मजाक सहे, जल्दबाजी की तो बदनाम हो जाऊंगा। हाँ भाई, इस समय दर्द कैसा है? बड़े जोड़ की टीस उठती है। मैंने यह नहीं पूछा, मैं जानना चाहता हूँ कि किस ढंग का दर्द, घिसने जैसा, मलने जैसा, सुई चुभने जैसा, या फिर बिच्छू के काटने जैसा कुनकुन करता है या झंझनाता है? जी हाँ महाराज, झंझनाट करता है। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? दर्द के मारे बुरा हाल। क्या कहा, मरे जाते हो? और नहीं तो क्या, लंगड़ा कर चलता हूँ, धरती पर पाँव नहीं धरा जाता। यह मरना नहीं तो क्या है? शैतान लड़के न बात सुनते हैं और न ही मनाही मानते हैं। उसे तख्ते से खेलते हैं। किसी और दिन फिर से गिर गया तो उठ नहीं पाऊंगा। अब बहुत पूछताछ होती। मुझे काफ़ी काम है, दवा दीजिए ताकि मैं चलूं। संध्या बोली, बाबूजी, 2 बूंद अनिर्का दे दूं? हंसकर प्रियनाथ ने कहा, नहीं बेटी, यह अनिर्का का केस नहीं है। विपिन शायद यही दवा देता है। यह तो एकोनाइट का केस है। इसे 4 बूंद एकोनाइट दे दो। आश्चर्य से दोनों आंखें फाड़कर संध्या बोली, एकोनाइट? हाँ बेटी, इसे मरने का डर है, अतः मुझे यही दवा ठीक लगती है। महात्मा हेरिंग कहते हैं कि रोगी का इलाज करना चाहिए। मृत्यु भय को मिटाने की दवा एकोनाइट है। विपिन हरामजादा इस अंतर और गहराई को क्या समझेगा? फिर भी हरामजादा अपने को कविराज समझता मानता है। राम, मैं सीसी लेकर संध्या के साथ जाओ। इस दवा को 2-2 घंटे के बाद केवल 4 बार लेना। यदि प्राण दवा दिखाने को कहे तो उसके हाथ में सीसी बिल्कुल न देना। यह बदमाश दवा पी जाएगा और खाली बोतल में दवा के नाम अरंडी का तेल भर देगा। सन्नू राममय को दवा देने के लिए खड़ी हुई। संध्या पिता के मुंह से पेट में मरोड़ उठने की शिकायत सुनकर बोली, लगता है कि आपने सारा कैस्टर ऑयल पी लिया है। नहीं बेटी, नहीं, पहले लोटा तो पकड़ा। संध्या ने दृढ़ स्वर में पूछा, बाबूजी, आप सब सच क्यों नहीं बताते? अरे छोड़ इस बहस को, पहले लोटा पकड़ा। लोटा उठाकर वह घर से पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए। राममय ने संध्या से दवा देने का अनुरोध किया। वह बोली, जीजी, अपने पिताजी वाली दवा रहने दो, अभी अनिर्का ही दो, 2 बूंद दे दो। संध्या बोली, तुम क्या समझते हो कि मैं पिताजी से कुछ अधिक जानती हूँ? लज्जित होकर राममय बोला, मैं यह नहीं कहता, किंतु मुखर्जी बाबू की दवा तेज होती है। घर में बेटे को कल से दस्त लगे हैं। बाबूजी की दवा के लिए मैं जाते ही उसे भेज दूंगा। दुखी स्वर में अच्छा कहकर संध्या राममय को बगल वाले कमरे में ले गई। ठाकुर द्वार के लिए तालाब से मटका भरकर लौटी जगदात्री ने मटके को रखकर कुद्र स्वर में आवाज़ दी, संध्या, अरे ओ संध्या। कमरे से संध्या ने उत्तर दिया, आती हूँ माँ। जगदात्री बोली, अरे तेरे बाबूजी अभी तक लौटे हैं या नहीं? नहीं लौटे तो क्या आज भी ठाकुर जी की पूजा बंद रहेगी? बाहर आकर संध्या बोली, बाबूजी तो काफ़ी देर से आ गए हैं, वो तो फिर तालाब पर क्यों नहीं दिखे? ये थी अब तक की कहानी ब्राह्मण की बेटी। आगे की कहानी जल्दी ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।